अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मशहूर रैपर, सिंगर, म्यूजिक कंपोजर योयो हनी सिंह ने इस्लाम कबूल कर लिया। I believe there is God. There is only one God. दोस्तों हाल ही में अपने एक इंटरव्यू में योयो हनी सिंह ने बताया कि वो इस्लाम रिलीजन से बहुत ही ज्यादा इंस्पायर हुए। तो मेरी इंट्रोडक्शन हुई इस्लाम से। था मैं तब एथिस्ट। इस्लाम के बारे में नॉलेज ली, मूसा अलैहिस्सलाम, प्रॉफिट मोसेस, प्रॉफिट मोहम्मद, इन सब के बारे में पता चला। ईसा अलैहिस्सलाम का रोल कुरान में क्या है, इस्लाम में क्या है, और एथिस्ट से वापस धार्मिक मैं बना अभी 2018-19 में। वो एक एथियस्ट थे, लेकिन इस्लाम की वजह से वो दोबारा धार्मिक बने, खुदा में यकीन रखने लगे। जब पाकिस्तानी फैन ने उनसे पूछा कब आ रहे पाकिस्तानी बताएं, इंशाल्लाह टाइम लगा तो जरूर आएंगे। तो उनके मुंह से इंशाल्लाह और इंटरव्यू में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे वर्ड सुनकर मुसलमान लोग इमोशनली बहुत ज्यादा खुश हुए योयो हनी सिंह से। गुस्सा एथिस्ट बनने का चलता रहा और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मूसा अलैहिस्सलाम, प्रॉफिट मोसेस, प्रॉफिट मोहम्मद, इन सब के बारे में पता चला। ईसा अलैहिस्सलाम का रोल कुरान में क्या है, इस्लाम में क्या है। योयो हनी सिंह ने तो जैसे मुसलमान फैंस का दिल ही जीत लिया हो। और इसी के साथ साथ दोस्तों योयो हनी सिंह यूथ को एडवाइस देते हुए नजर आए कि कभी नशा मत कीजिएगा। काफी कुछ नुकसान जो मुझे देखना पड़ा और जो काफी चीजों का सामना करना पड़ा वो ना करना पड़ता। नशा बस एक सलाह ही सलाह बस। जैसा कि दोस्तों आप सब लोग जानते हैं कि योयो हनी सिंह बाइपोलर डिसऑर्डर की वजह से म्यूजिक इंडस्ट्री से 5 साल दूर रहे। चरस इसी से तो मैं बीमार हुआ। क्या सिगरेट में भर के पीते हैं? हाँ, सिगरेट में भर के भी आती है। तो सर बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ जी। कि ये एक ऐसी बीमारी होती है कि जिसमें दिमाग मनगढ़ंत चीजें इमेजिन करता है विद 1000% श्योरिटी की ये सब सच है, और आपको दिखने लग जाता है वो कि ये सब हो रहा है, और आपको सस्पिशियस थॉट्स आते हैं, आपको साइकोटिक थॉट्स आते हैं, वियर्ड। और मुझे 30 सेकंड में 30,000 थॉट्स आते थे, वो भी नेगेटिव। और ये सिलसिला 6 साल चला। मैं नहाता भी था तो वॉशरूम में दरवाजा खोल के नहाता था, ये डर लगता था, कितना फियर था। बहुत घटिया बीमारी है और ये स्पेशली किसी भी तरह हो सकती है, लेकिन मुझे ट्रिगर हुई चरस गांजे की वजह से और अल्कोहलिज्म की वजह से। तो ये दिमाग को ऐसा कर देती है कि बस। लेकिन आते ही व्हाट अ कम बैक मैन, आते ही धूल चटा दी। क्या चपेड़ मारी पाजी ने उन लोगों के मुंह पर जो कह रहे थे और कुछ लोगों का कम बैक ही नहीं हो रहा। कमबैक भी ऐसा दोस्तों की यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक, हर जगह योयो हनी सिंह पाजी हर जगह छाए हुए थे। पाजी ने तो दिल ही जीत लिया। पाजी आई एम अ डाई हार्ड फैन ऑफ योर्स पाजी। लेकिन ये क्या दोस्तों, पाजी जो कि एक तरफ यूथ को एडवाइस देते हुए नजर आए कि कभी नशा मत कीजिएगा, लेकिन खुद ही अपने गानों में सिगार, वोडका, शराब और वायलेंस को प्रमोट करते हुए नजर आए। अच्छा, पाजी तो इस्लाम से इंस्पायर हुए थे। पाजी ने इस्लाम कबूल थोड़ी ना किया था। लेकिन ये क्या, हिंदू मजहब में भी शराब सख्ती से मना की गई है। अच्छा, पाजी तो सिख है ना, लेकिन ये क्या, सिख मजहब के अंदर भी शराब हराम है। खैर क्या हुआ, आप लोगों का पक्का यही सवाल होगा, पाजी कौन सा शराब पीने को कह रहे हैं, पाजी तो सिर्फ गानों में दिखा रहे हैं। लेकिन दोस्तों देखिए, अमेरिका में साल 1979 से लेकर साल 1997 तक 341 न्यू रैप सॉन्ग्स में शराब का यूज 5 गुना तेज हुआ, जिसकी वजह से पॉजिटिव रिव्यूज 43 से बढ़कर दोस्तों 73 तक जा पहुंचे। और जिन ब्रांड्स का नेम यूज किया गया था उनके नेम का जिक्र 46% से बढ़कर 71% तक जा पहुंचा। और इससे साफ जाहिर होता है दोस्तों, ये ब्रांड भी इन्हें स्पॉन्सर करते हैं, जिसकी वजह से इनको मिलता है ठीक ठाक पैसा। और दोस्तों यहाँ बात सिर्फ आपकी और मेरी नहीं, ये तो इससे भी आगे निकल गई है। कहते हैं कि मैं इनकी नस्लों में वोडका डाल दूंगा। 4 बोतल वोडका, काम मेरा रोज का, ना मुझको कोई रोके ना किसी ने रोका। मैं इसको बच्चे की एक्सेंट में गाऊंगा। मैं रहा हूँ सारी रात इन द बार, दारू पीने लगातार। कहते भाई ऐसा क्यों? मैं कहा मैं इनकी नस्ल में घुसा दूंगा वोडका। जो कह रहे हैं कि मैं नस्ल खराब कर, मैंने गुस्से में आया और मैंने कहा मैं इनकी नस्ल में घुसा दूंगा वोडका। चौका बच्चा गाएगा, और वो हुआ सर, बच्चा गाता था वोडका। माँ बाप कहते थे क्या गाना, बच्चा 4 बोतल वोडका गा। दोस्तों ये कहते हैं कि मुझे डर लगता है कि मेरे भाई के बच्चे, मेरे अपने घर के बच्चे मेरे गाने ना सुनने। मेरे भतीजियां बड़े हो रहे हैं, मुझे थोड़ा सा लगता है कि यार ये मेरे पुराने गाने ना सुने। मेरे से पूछती हैं चाचू व्हाट इज दिस, चाचू व्हाट इज दैट। तो मेरे को अजीब सा लगता है यार ये ना सुनने मेरा गाना, ये गाना ना सुन ले। देखें दोस्तों, जैसे बच्चे तो सिर्फ इन्हीं लोगों के हैं, आपके और मेरे बच्चे तो इनके लिए सिर्फ कमाई का जरिया है। फैला दो शराब इनकी नस्लों में। और दोस्तों इनकी शराब की प्रमोशन की वजह से फिर संजय रॉय जैसे लोग पैदा होते हैं, जो कि ना जाने कितनी ही डॉक्टर अभाया को अपनी दरिंदगी का निशाना बनाते हैं। दोस्तों आपकी और मेरी बहनें और बेटियां अब स्कूल और कॉलेजेस के अंदर सेफ नहीं, सिर्फ और सिर्फ इनकी प्रमोशंस की वजह से। और दोस्तों अगर हम इंडिया में हर साल होने वाले रेप केसेस की बात करें तो दोस्तों 2015 के इस चार्ट को देखिए। इंडिया में साल 2015 में 34,651 रेप केसेस रिपोर्ट हुए, यानी कि 95 के करीब रेप केसेस रोजाना, मतलब हर घंटे में 4 रेप केसेस रिपोर्ट होते हैं। रेप केस का आंकड़ा पता नहीं है आपको? पिछले ही महीने के अखबार में छपा था। इंडिया में पिछला 1 साल में 33,000 केस रजिस्टर हुआ, यानी एक दिन में 93 रेप्स हुआ सर। बोलो तो 1 घंटे में रजनी जैसा 4 केस होता है। 1000 का ऊपर केस दर्ज ही नहीं होता है। बदनामी का डर से, समाज का डर से, पैसा खिला के, डरा धमका के विक्टिम को, उसकी फैमिली को दबा दिया जाता है। सजा होता भी है तो 4 में से 1 केस में, बाकी 3 रेपिस्ट सीना तान के घूमता है। सॉरी सर, बहुत बुरा कंडीशन है अपना देश का।
दोस्तों योयो हनी सिंह यूथ को एडवाइस देते हैं कि ये गाना गुना मत हुआ करो, 5 साल बर्बाद हो गए मेरी जिंदगी के। लेकिन अपने ही गानों में सिगार्स को ग्लैमराइज करके प्रमोट कर रहे हैं। दोस्तों इन रैपर्स की वजह से होने वाले नुकसान अगर एक हो तो, लेकिन यहाँ तो पूरी की पूरी लिस्ट मौजूद है। दोस्तों अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की रिसर्च देखिए, वायलेंट सॉन्ग लिरिक्स में लीड टू वायलेंट बिहेवियर। इस रिसर्च में बताया गया है कि एग्रेसिव लिरिक्स सुनना आपके एग्रेसिव बिहेवियर और थॉट्स को लॉन्ग टर्म में इफेक्ट करता है और सोसाइटी में एग्रेसिव पर्सनैलिटीज डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करता है। दोस्तों यही वजह है कि इसी तरह का कंटेंट देखकर आपकी और मेरी यूथ इस चीज को नॉर्मल समझ लेती है, यानी कि आज के दौर में हमारी यूथ का एग्रेसिव होना भी इन्हीं रैपर्स का किया धरा है। दोस्तों इस रिसर्च में 15 लोगों को सिर्फ 15 मिनट के लिए वायलेंट म्यूजिक दिखाया गया, उनमें एग्रेशन और वायलेंट साफ साफ देखा गया। उन्होंने ये क्लियर स्टेटमेंट दी कि वायलेंट कंटेंट को प्रमोट करने से लोगों में वायलेंट बिहेवियर पैदा होता है। और दोस्तों यहाँ मैं उन काली भेड़ों का भी जिक्र करना चाहूंगा जो कि सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के खिलाफ औरत मार्च के नाम पर प्रोपेगेंडा करते हैं। जब ये रैपर्स अपने रैप्स के अंदर औरत को एक सेक्सुअल टॉय की तरह पोर्ट्रे करते हैं, औरत को लालची पैसे के पीछे भागने वाली गोल्ड डिगर दिखाते हैं, औरत को पैर की जूती दिखाते हैं, तो यहाँ इन लोगों का मुंह नहीं खुलता, ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दोस्तों अब हम आते हैं अपनी वीडियो के पार्ट में जहाँ योयो हनी सिंह इस्लाम की तारीफ कर रहे हैं। दोस्तों दरअसल ये एक साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन होती है जिसे अक्सर इन्फ्लुएंसर्स यूज करते हैं, जिसे सोशल आइडेंटिटिकल थ्योरी कहते हैं। दोस्तों हम लोग किसी न किसी ग्रुप का पार्ट होते हैं और उन लोगों के दरमियान रहना हमें एक मेंटली कंफर्ट देता है और ये लोग इसी तरह किसी न किसी कल्चर, मजहब या ग्रुप की तारीफ करके उन लोगों की अटेंशन ग्रैब करते हैं। इसी तरह जब हम किसी के साथ इमोशनली अटैच होते हैं तो उनका गलत अमल भी हमें सही लगता है। दोस्तों इसीलिए आपने अपनी जिंदगी में इस तरह के कई लोग देखे होंगे जो किसी शख्स को गलत होने के बावजूद भी सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से डिफेंड कर रहे होते हैं क्योंकि वो शख्स उनके ग्रुप या कल्चर का हिस्सा होता है। दोस्तों अब बात यहाँ सिर्फ योयो हनी सिंह की नहीं है बल्कि हर उस रैपर की है जो कि हमारी यूथ के अंदर ये गंद फैला रहा है और सबकॉन्शियसली हमारी यूथ को टारगेट करके उन्हें खराब कर रहा है। जैसे कि आप बादशाह के इस स्टंट को देखें, जिसके भी बस की वो आके पकड़ ले। दोस्तों हमारे बच्चे जब इस तरह की चीजें देखेंगे तो हमारे बच्चों के सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये चीजें बैठ जाएंगी और वो सबको नॉर्मल समझने लगेंगे और जब दोस्तों वो इस तरह के वायलेंट और गालियों को नॉर्मल समझेंगे तो वो फिर इसी तरह बिहेव करेंगे। दोस्तों इंडिया तो फिर भी कंट्रोल में है, अफसोस तो मुझे अपने मुल्क पाकिस्तान पर होता है जहां हमारी यूथ तला अंजुमन जैसे गंदे और घटिया शख्स को फॉलो कर रही है। दोस्तों जब आप गूगल पर जाकर इसके रैप के लिरिक्स देखेंगे तो आपको सिर्फ गालियां ही गालियां और हेट प्रमोट होती हुई मिलेगी। यही वजह है कि आज हमारी यूथ में गाली देना इतना आम हो गया है कि हमारी यूथ को गाली देना कोई बुरी बात ही नहीं लगती। दोस्तों अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल नहीं करते तो ये लोग किस तरह से हमारी यूथ को तबाह और बर्बाद कर देंगे आप मेरी इस वीडियो में देख सकते हैं जिसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है और कॉन्शियसली इसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। अब दोस्तों ये वीडियो देखकर अगर आपको लगता है कि इनका टारगेट हमारी यूथ और टीन एजर्स है तो आपका अंदाजा बिल्कुल ही गलत है। हमारी यूथ और टीन एजर्स इनका शिकार तो हो ही चुके हैं लेकिन इनका अगला टारगेट आपकी और मेरी बहनें और बेटियां हैं। अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको समझ आएगा। खैर चलते हैं, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।